नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल के संकल्प के तहत दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सिटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट का चाबियां सौंपी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा।
ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर में 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाए गए रैन बसेरों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर न हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। प्रयास के क्रम में आज यह व्यवस्था यहां पर नगर निगम की ओर से इस नवीन आश्रय गृह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही यहां पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश भर में कोई भी जरूरतमंद इस भीषण शीतलहरी में ठिठुरने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उसको आवश्यकता के अनुरूप ऊनी वस्त्र प्राप्त हो सके। सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से पहले ही हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है और उस क्रम में हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरण का कार्य हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। सरकार अगर किसी पहल को आगे बढ़ा रही है तो समाज का हर तबका भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। इसके पीछे हर जरूरतमंद के साथ हम उसकी विपत्ति के समय खड़े हो सके, यही होता है और वह पवित्र भाव आज झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भीषण शीतलहरी है, अगले कुछ दिनों तक यह चल सकती है। सावधानी और बचाव से ही हम लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खुले में कोई न रहे। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर पर एक व्यवस्था प्रारंभ की है, लेकिन मेरा स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध होगा, जनप्रतिनिधियों से भी होगा, वे भी इस बात को देखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, अपने काम धंधा करने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं तो कहीं आश्रय लेकर के विश्राम करने लगते हैं। इतनी भीषण शीतलहरी में किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर, सड़क के किनारे, खुले स्थान पर रहने के लिए मजबूर न रहना पड़े। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और घर से निकल गए, वापस घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन लोगों, वे लोग भी जहां तहां पड़े रहते हैं। एक मानवीय संवेदना यह कहती है कि हम उनको हॉस्पिटल में या उचित आश्रय गृह में पहुंचा सके, जहां उनके उपचार की व्यवस्था भी हो सके और उपचार होने पर वे स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शहरी क्षेत्र में काम धंधा ढूंढने के लिए आए हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, लेकिन उसके पास कोई आश्रय नहीं होता, इतनी कमाई नहीं होती उसकी प्रतिदिन की, वह की कोई कमरे को किराए पे ले सके। उन लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसे आश्रय गृहों पर हमें रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा का ध्यान आज के दिन पर सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां प्रशासन और पुलिस इसके लिए सचेत है, सक्रिय है, समाज को भी देश के और समाज के उन दुश्मनों से सचेत रहने की आवश्यकता है जो सुरक्षा में सेंध लगा करके निर्दोष लोगों को इसका शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये आश्रय गृह हर एक जरूरतमंद को
उसकी आपदा के समय, सर्दी हो, बाढ़ हो, भीषण गर्मी हो, उसमें आश्रय का काम कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं नगर निगम को इस शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए बधाई देते हुए आज जिन लोगों को कंबल वितरण होगा उनको भी बधाई देता हूं, और जो कोई बच जाएंगे उनके नाम नोट करके प्रशासन इस बात को जरूर नोट करेंगे कि उन लोगों तक भी कंबल अवश्य पहुंच जाए, जिससे हर जरूरतमंद इस योजना का लाभ ले सके। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। पूर्व सीएम ने कहा, हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। अपने 43 मिनट के भाषण में वो प्रधानमंत्री कोई काम नहीं गिना पाए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली की संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूं। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी दे के गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में।
दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं, झुग्गियों में सोते हैं और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालकाजी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बार जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। नरक से भी बदतर दशा है वहां पे लोगों की। न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी बुरी हालत है वहां पे लोगों की जो कालकाजी के अंदर रह रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी में राजनीतिक माहौल गर्म। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपनी सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ सूचना विभाग षड्यंत्र रच रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। योगी के मंत्री का ऐलान जंग, आशीष पटेल ने किसे ललकारा? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। घर की लड़ाई सार्वजनिक क्यों हो गई? तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? आखिर किसको धमकी दे रहे हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल? उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चल रही साजिश पर अपना दल का अल्टीमेटम। जी, एसटीएफ को खुला चैलेंज, औकात है तो पैर पर नहीं सीने पर गोली मार कर दिखाओ। आखिर माजरा क्या है? क्यों आपे से बाहर हुए अनुप्रिया और आशीष पटेल? तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? जी, ये है योगी सरकार के मंत्री जो कि अपनी लाल आंखें किसी और को नहीं बल्कि एसटीएफ को दिखा रहे हैं और ठंड के इस मौसम में सियासत का तापमान बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान का खतरा तक बता दिया। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब क्या है। मतलब ये कि आप गृह मंत्रालय को भी
और सीधे सीधे सरकार पर सियासी हमला बोल रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर परिवार में सियासी युद्ध, सियासी अदावत में तब्दील हो चुका है। फिलहाल अपना दल पर सोनेलाल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व है, जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। परिवार की आपसी लड़ाई में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल अपने जीजा यानी कि आशीष पटेल के विभाग में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा चुकी है। मामला पटेल परिवार का है और इस बहाने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, एसटीएफ के बहाने क्या सीएम योगी पर निशाने साध रहे हैं। जाहिर है आशीष पटेल आग से खेल रहे हैं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या तो लड़ूंगा। कि जब भी अपना दल पिछड़ा दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है, और न ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल फायर हैं। सोशल मीडिया पर अल्टीमेटम का बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन 3 जनवरी को अपना दल के मंच से ही अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर फायर हो गए। मोदी शाह की तारीफ और बिना नाम लिए योगी सरकार के खिलाफ आग उगली, संदेश दिया, डरने और झुकने वाले नहीं हैं, सरदार पटेल के वंशज हैं, लड़ने वाले हैं। खैर, अब ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो मालूम नहीं, मगर अब ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर जरूर आकर खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश स्थित संभल में 24 नवंबर 2024 शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में कोर्ट के आदेश पर सर्वे के बाद हुई हिंसा के मामले में एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान साजिद उर्फ टिल्लन के तौर पर हुई। इस संदर्भ में एसपी के बिश्नोई ने जानकारी दी। आरोप है कि साजिद उर्फ टिल्लन ने ही एसपी के बिश्नोई और उनके पीआरओ पर गोली चलाई थी, जो उनके पैर में लगी थी। एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली के लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी में दबिश दी गई। बाद में उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सांसद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी। आपको बता दें कि जिन धाराओं में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें 7 साल से कम कैद की सजा का प्रावधान है, इसलिए सांसद की गिरफ्तारी नहीं होगी। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस मामले में संभल पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था और 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर।
तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।